आज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यदि आपको लास्ट के वीडियो में यदि किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप लोग डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं उस वीडियो के अंत में, ताकि जो भी आपके सजेशंस यदि सही होंगे तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा और उसके माध्यम से जो भी दिक्कतें हैं, आपको प्रॉब्लम्स है, उसको मैं बताऊँगा। एक आध कमेंट कुछ ऐसे आए थे, जैसे कि उन्होंने एक पर्टिकुलर आदमी थे, उन्होंने बोला क्या कि पूरे इंडियन इकोनॉमी को 2 घंटे में हम ख़त्म कर सकते हैं, और आप तो एक लेक्चर 2-2 घंटा का बना रही है, 1 घंटा का बना रहे हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि अभी आपके पास समय है, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ने का अभी आपके पास समय है। 19 मार्च को एग्ज़ाम है। यदि आप एक लेक्चर भी, जो भी पर्टिकुलर एक लेक्चर यदि मैं बना रहा हूँ 1 घंटे का या 1.5 घंटे का या 2 घंटे का, कोई भी एक लेक्चर यदि हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर मान के चलिए कि वो लेक्चर देखने के बाद आपको किसी भी तरह का नोट्स रेफ़र नहीं करना है, किसी भी तरह का बुक को रेफ़र नहीं करना है, किसी भी तरह का PYQ को भी यहाँ तक रेफ़र नहीं करना है। डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ, किसी भी तरह का। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि मेरे को यदि कंप्लीट करना है इंडियन को, तो मैं 1 घंटा में भी कंप्लीट करके चल जाऊँ, लेकिन आपको क्या, उससे आप 10 से 20 मार्क्स ज़्यादा ला सकते हैं, 10 मार्क्स 15 मार्क्स, उससे ज़्यादा थोड़ी ना ला पाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं रहते हैं। ठीक है, जो आप समझ रहे हैं जिस तरीके से, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर सारे एस्पेक्ट को समझने के लिए आपको इजी वे में हम लोग समझाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स थिंग को इजी वे में समझाते हैं। डायरेक्ट बुक से पढ़िएगा या कहीं से भी और सोर्सेज से यदि पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट PPT लाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं बोलना। तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि PPT के थ्रू समझना और सिर्फ ब्लैंक बोर्ड में लिखना, ये दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, तो वो डिफरेंस बनाता है पर्सन को। तो आज तो यहाँ पे थोड़े कुछ बात को समझिए, ठीक है। नाउ टुडे हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे, वो हम लोगों का चैप्टर रहेगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। नाउ बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे? तो पहला टॉपिक जो होगा वो इंट्रोडक्शन होगा। पहला टॉपिक जो होगा बच्चों वो इंट्रोडक्शन होगा। सेकेंड टॉपिक जो होगा वो होगा डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। थर्ड जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मीनिंग एंड सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एंड सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, HCF मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जो फोर्थ टॉपिक रहेगा वो रहेगा ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, ये समझेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो 5वां रहेगा स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट क्यों इंटरवीन करती है इन एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर, इन एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर। नाउ छठा जो हम लोग का बात होगा वो होगा एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, वो होगा एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, वो होगा एजुकेशन सेक्टर के, एजुकेशनल सेक्टर। और जो 7वां जो बात होगा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 7वां, वो बात करेंगे क्या कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर बात करेंगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, किसमें? एजुकेशन सेक्टर में ही बात करेंगे, एजुकेशन सेक्टर में ही बात करेंगे क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है। अब यहाँ पर वेट अ मिनट, यहाँ पर हम लोग को अब क्या समझना है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। यहाँ पे हम लोग को इस पूरे चैप्टर में क्या समझना है कि जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि क्या होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, क्या होता है ह्यूमन कैपिटल, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारा बात। उसके बाद डिफरेंसेस समझेंगे, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंसेस है। थर्ड में हम लोग समझेंगे क्या कि मीनिंग एंड सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मीनिंग क्या होता है, और 5 सोर्स है उसको हम लोग समझेंगे। यहाँ 5 सोर्स है, उसको समझेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच क्या यहाँ पर संबंध है। तो एक तरफ देखेंगे क्या कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, एक तरफ देखें इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ता है, और कुछ 2 रिपोर्ट्स हैं वो देखेंगे, वो 2 रिपोर्ट्स हैं वो देखेंगे जहां पर ये पता चलेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता है।
मैंने क्या कहा, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है बिकॉज ऑफ द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल. सेकेंड सेज दैट इकोनॉमिक ग्रोथ डजंट हैपन बिकॉज ऑफ ह्यूमन कैपिटल. थर्ड, दो रिपोर्ट को पढ़ेंगे जो कहेगा कि इंडिया में ह्यूमन कैपिटल का ग्रोथ के होने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, ये बात. और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. यहां पर बात करेंगे सरकार इंटरवेंशन क्यों करती है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों है, व्हाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन. और हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एजुकेशनल सेक्टर. यहां पर कुछ डेटा है और हम लोग बात करेंगे यहां पर कुछ मेन पॉइंट्स. ठीक है, यहां पे कुछ पॉइंट्स बात करेंगे जो 1 मार्कर में आ सकता है. और यहां पर बात करेंगे कि आगे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग एजुकेशनल सेक्टर में. तो यहां पर हम लोग का टोटल हम लोग बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में. नाउ अब देखिए हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. नाउ बच्चों, जब हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं तो पहले समझना पड़ेगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है. ठीक है, पहले समझना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है. तो ह्यूमन को एज ए रिसोर्स समझते हैं. ह्यूमन को हम लोग, इसको पहले तोड़ के समझिएगा, ह्यूमन को हम लोग क्या बोलते हैं, एज ए पर्सन रिसोर्सेस हैं. अब इस रिसोर्स में जब हम लोग कुछ कैपिटल इनपुट डालते हैं, यदि कुछ हम इस पर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्ट क्या हुआ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या किए, जैसे इसके ऊपर हम लोग एजुकेशन डाल दिए. ठीक है, जैसे हम लोग इसके ऊपर एजुकेशन बढ़िया दिए, इन्वेस्ट किए एजुकेशन का, हेल्थ अच्छा प्रोवाइड किए. ठीक है, अच्छा ट्रेनिंग दिए, तब यह ह्यूमन रिसोर्सेज क्या बन गया, ह्यूमन कैपिटल. बात समझ में आया. तो ह्यूमन एज ए रिसोर्स, क्लास 9th के इकोनॉमिक्स में भी आप लोग पढ़े होंगे कि मैन एज ए रिसोर्स, ह्यूमन एज ए रिसोर्स. तो ह्यूमन क्या है, एक रिसोर्स है. ह्यूमन एक रिसोर्स है. वो रिसोर्सेस कब बनेगा, जब हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे. अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे इसका मतलब उसके ऊपर एजुकेशन देंगे, हेल्थ देंगे, बढ़िया ट्रेनिंग देंगे. देन द ह्यूमन रिसोर्सेज विल कन्वर्ट इनटू, यहाँ पे कन्वर्ट होगा किसमें बच्चों, ह्यूमन कैपिटल में. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल. ठीक, अब सेकेंड पॉइंट लिखेगा कि ह्यूमन रिसोर्सेस या ह्यूमन कैपिटल या इंपॉर्टेंट है, इज इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज ग्रोथ, या इंपॉर्टेंट है कंट्री ग्रोथ के लिए. और जब कंट्री का ग्रोथ होगा तो जीडीपी भी बढ़ेगा. तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन में ये सारा बात हम लोग करते हैं. नाउ अब हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग का इंट्रोडक्शन ओवर हो गया. नाउ सेकेंड जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल. तो हम लोग को कुछ नहीं करना है. यदि ये पर्टिकुलर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आया, 5 नंबर का क्वेश्चन आया, डायरेक्टली जो हम लिखा रहे बस उतना सा लिख देना है. ना एक तरफ लिखिए फिजिकल कैपिटल और एक तरफ लिखिए ह्यूमन कैपिटल. फिजिकल कैपिटल में पहला पॉइंट पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं. इट इज टेंजिबल and sold in the market. Second point, it depreciates with passage of time. Third, it is mobile between country. Fourth, it can be separated from honor. यहाँ पे एक पॉइंट और है, हम लिखाएंगे उधर उस साइड, जगह नहीं है जो कि यहाँ पर, तो इधर भी लिख लेते हैं. नॉन टेंजिबल प्लस कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट. Then it depreciates too, but we can reduce by investment in health and education.
एजुकेशन। देखिए जब हम बोलते जा रहे हैं तो आप लिखते भी जाइए, ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि जब बोल रहे हैं तो नहीं लिखे, बोल रहे हैं तो लिखते भी चाहिए। थर्ड, लेस मोबाइल, लेस मोबाइल। फोर्थ, कांट बी सेपरेटेड, कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम ओनर, कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम ओनर। उसके बाद दोनों का फिफ्थ पॉइंट यहां पे लिख देते हैं। फिफ्थ पॉइंट इसका है और फिफ्थ पॉइंट ह्यूमन कैपिटल का है। आउटकम, फिजिकल कैपिटल इज द आउटकम ऑफ कंसियंस ऑफ द ओनर, आउटकम ऑफ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ओनर। और यहां पर ह्यूमन कैपिटल जो आउटकम है, दो चीज से आउटकम यहां पे रिफ्लेक्ट होता है, पार्टली कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ओनर, कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ओनर, और सोसाइटी। अब यहां पर समझिए, इसको याद करने का भी तरीका, क्लास में हम लोग यहां पे इसको याद कर लेंगे कि कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे, इसके डिफरेंसेस को। नाउ जब बच्चों फिजिकल कैपिटल बोलते हैं तो फिजिकल कैपिटल का मतलब समझिएगा, यहाँ पे किसी तरह का मशीनरी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग किसी तरीके का मशीनरी के बारे में बात करें, कोई मशीन्स है, ठीक है, कोई फैक्ट्रीज में जो गुड्स बनता है वो है, तो उसको हम लोग टेंजिबल, इट कैन बी टच और सोल्ड इन द मार्केट, इट कैन बी टच एंड सोल्ड इन द मार्केट। उसके बाद इट डेप्रिसिएट्स, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग किसी प्रोडक्ट को धीरे धीरे इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्राइस भी घटता है, ठीक है। जैसे सेकेंड हैंड गुड्स, जो नया गुड्स होगा, जो पुराना गुड्स होगा, तो उसमें जो भी प्राइस जो कम हुआ तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो जैसे जैसे टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे डेप्रिसिएशन भी होगा। मोबाइल, इसका मतलब क्या, किसी एक इंडस्ट्री को हम शिफ्ट कर सकते हैं एक कंट्री से अनदर कंट्री में भी। इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ओनर, मान लीजिए आज इंडस्ट्री किसी टाटा का है तो कल वो गवर्नमेंट का भी हो सकता है, यदि वो बेचना चाहे तो, गवर्नमेंट लेना चाहे तो, ठीक है। उसके बाद आउटकम, यहां पर जो आउटकम है यहाँ पे टोटली डिसीजन ओनर का होता है, मतलब क्या, ओनर जो चाहेगा वही करेगा यहाँ पर फिजिकल कैपिटल में। अब यदि हम लोग देखें इसका उल्टा, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या, ह्यूमन के पास जो कैपिटल है, मतलब अभी बताए ना तुरंत, कैपिटल क्या है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रेनिंग है, क्या इसको हम लोग देख सकते हैं, इट कैन नॉट बी टच। क्या इसको हम बेच सकते हैं मार्केट में, बेच नहीं सकते, बट इसके सर्विस को बेच सकते हैं, याद रखिएगा, सर्विस को हम लोग यहाँ पे सोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मान लीजिए यदि मेरा कोई इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पर हम सर्विस को सोल्ड कर सकते हैं, उससे कि हमको पैसा मिलेगा, ठीक। सेकेंड, इट डेप्रिसिएट्स टू, यहां पर भी डेप्रिसिएट्स होता है। जैसे आप देखिए, जैसे एज के वजह से, जैसे एज हो रहा, एजिंग के वजह से मेरा नॉलेज जो है वो डेप्रिसिएट करेगा। लेकिन यदि हम डेली अपने में इन्वेस्टमेंट करेंगे एजुकेशन का, ठीक है, डेली करेंट्स करेंगे, ठीक है, डेली यदि हम जैसे आपको अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो इसको भी हमको रिवीजन करके आना पड़ता है, तो रिवाइज करेंगे तब हम डेप्रिसिएशन मेरा नहीं होगा, डेप्रिसिएशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन। थर्ड, लेस मोबाइल, लेस मोबाइल का मतलब क्या है कि ह्यूमन कैपिटल को हम लोग एक जगह से दूसरा जगह नहीं ले जा सकते, आदमी जा सकता है लेकिन एजुकेशन हेल्थ कहाँ जाएगा। फोर्थ, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ओनर, इसको हम लोग ओनर से सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज द स्किल दैट इनहेरिटेड बाय द ओनर कैन नॉट बी सेपरेटेड। और उसके बाद इसका जो आउटकम दिखता है वो सोसाइटी की वजह से दिखता है और डिसीजन जो ओनर का होगा उसके वजह से दिखता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्या हुए, तो इसको याद करने का तरीका, एक ट्रिक है, इसको ध्यान दीजिएगा, SDMTO, ठीक, SDM। अब S से हो गया क्या, S से हो गया आपका सेपरेटेड, D से हो गया क्या, डेप्रिसिएट्स, D से हो गया डेप्रिसिएट्स, M से हो गया मोबाइल, ठीक, T से हो गया टेंजिबल, O से हो गया आउटकम। उधर क्या है, सेपरेटेड, इधर सेपरेटेड फ्रॉम ओनर, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ओनर, इधर डेप्रिसिएशन, इधर भी डेप्रिसिएशन बट लेस मोबाइल, मोर मोबाइल, लेस मोबाइल, इधर क्या टेंजिबल, इधर नॉन टेंजिबल, इधर आउटकम क्या, डिसीजन ऑफ द ओनर, उधर आउटकम क्या, पार्टली ऑफ द सोसाइटी एंड बिकॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ द ओनर। तो यहाँ पे ये याद रखने का तरीका भी SDMTO, ठीक है, SDM, यहाँ पे सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, यहाँ पे SDMTO का मतलब यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, ठीक। होप यहाँ तक आपको
सेकेंड टॉपिक तक समझ में आया होगा। अब हम लोग का वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, मीनिंग एंड सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए अच्छे से। नाउ होप यू हैव कंप्लीटेड। ठीक, नाउ अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे मीनिंग। मीनिंग तो एक तरह से समझा ही दी, लेकिन फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 3, हेडिंग डाल लीजिए, सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ना थर्ड टॉपिक है हम लोग का बच्चों। यहां पे हम लोग बात क्या करें, मीनिंग एंड सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए इसको हम लोग पूरे एक स्लाइड में समझ लेंगे, एक पूरे बॉक्स में। ठीक है, एक स्लाइड का मतलब क्या हुआ, एक पूरे बॉक्स में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। जब बच्चों हम लोग मीनिंग बात करते हैं, मीनिंग, तो मीनिंग क्या हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, जिस ह्यूमन रिसोर्सेज में हम इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, ट्रेनिंग, तो वह ह्यूमन कैपिटल क्या हो जाता है, वह ह्यूमन कैपिटल का, उस ह्यूमन रिसोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है ह्यूमन कैपिटल में। ठीक है, उस ह्यूमन रिसोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है ह्यूमन कैपिटल में। उस ह्यूमन रिसोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है किसमें, ह्यूमन कैपिटल में। तो इसको लिख लीजिए, इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एजुकेशन, process of addition of education and health made to the stock of skilled and capable person। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग एडिशन कर दिए, किस चीज का बच्चों, एडिशन कर दिए एजुकेशन का एडिशन कर दिए, प्लस हेल्थ का एजुकेशन कर दिए, तो वह आदमी क्या बन गया, वह आदमी यहां पे बन गया क्या, कैपेबल पर्सन बन गया। ठीक है, कंट्री का कैपेबल पर्सन हो गया, डेवलप पर्सन हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों सोर्सेस। हेडिंग डाल लीजिए, सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यहां पे 5 सोर्सेज है। कितना सोर्स है, 5। जो सबसे पहला जो सोर्स है, यहां पे हम लोग बात करेंगे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सेकेंड बात करेंगे एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। थर्ड बात करेंगे एक्सपेंडिचर ऑन आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग। फोर्थ बात करेंगे एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। और फिफ्थ बात करेंगे एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। अब देखिए आपको बच्चों यदि किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, किससे रिलेटेड, तो आपको यदि सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड यदि किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, क्या सोर्स है, कैसे होता है ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन, तो यदि क्वेश्चन यदि नॉर्मल 2 मार्क्स का रहा, तो ये इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट है। यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे बोलेंगे क्या कि एजुकेशन और हेल्थ पर फोकस करना है। और देन थर्ड पॉइंट यदि 3-3 नंबर का आएगा या 2-2 नंबर का आएगा, तब आप लोग इसको एलाबोरेट कीजिएगा। ठीक है, नाउ 1 बाय 1 हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर, हेडिंग डाल लीजिए एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। नाउ जब हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, तो यदि कोई सरकार यदि किसी भी तरह का कोई पेरेंट, ठीक है, यदि गवर्नमेंट या पेरेंट किसी भी अपना जो इन्वेस्ट करती है पैसा किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, वो क्या चाहती है, यदि हम उसके ऊपर एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आने वाले समय में हमको रिटर्न देगा फ्यूचर में, और जब फ्यूचर में रिटर्न देगा तो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा और फैमिली का भी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन से क्या होगा
इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। सेकेंड पॉइंट, इट लीड्स टू इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम ऑफ हाउस, यह भी बढ़ेगा, ठीक। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन जब देंगे, ठीक है, इस पॉइंट को देखिए कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, कैसे, तो हाउ कैसे होगा। सबसे पहला यहाँ पे क्या होगा, जब एजुकेशन देंगे तो यहाँ पर बच्चों उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजेज टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ, टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ, लाइफ में बेटर चॉइसेस लाएगा। तीसरा पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी दिखेगा। चौथा, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी या न्यू टेक्नोलॉजी, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उसके बाद पांचवा, यदि हम एजुकेशन देंगे तो चेंज इन आउटलुक भी दिखेगा, चेंज इन आउटलुक भी दिखेगा, उसका जो सोशल आउटलुक है वो भी चेंज दिखेगा, सोशल आउटलुक जो है बच्चों वो भी चेंज दिखेगा। यदि किसी भी पर्सन में एजुकेशन की भावना आती है तो उसका मेरिट भी है, डिमेरिट भी है। हम लोग को यहाँ पे डिमेरिट नहीं समझना, ओनली मेरिट समझना है ये क्या होता है। देखिए जैसे डिमेरिट के बारे में बात करें तो यह कहा जाता है कि जितना ज़्यादा लोग एजुकेशन लेता है, ठीक है, उतना ज़्यादा उस स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दिखता है। जैसे इफ़ यू से द स्टेट ऑफ केरला वेयर देर इज ए मोर नंबर ऑफ लिटरेसी रेट, मोर नंबर ऑफ लिटरेसी रेट, बट वी कैन सी दैट देयर इज अ मोर नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड उसका डिमेरिट क्या है कि जैसे केरला का ही बात करते हैं, वहाँ पर एजुकेशनल लेवल इतना ज़्यादा है, तब पर भी वहाँ पे जो ओल्ड ऑर्फेनेज है वो ज़्यादा है, ठीक है, ऑर्फन, जब वहाँ पर वृद्धा आश्रम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हम लोग को एजुकेशन का दिखता है जब हम लोग ज़्यादा एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर करते हैं तो। लेकिन हम लोग को इससे ज़्यादा नहीं जानना है, एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन में इससे ज़्यादा हम लोग को नहीं जानना है। इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है बच्चों, ठीक, पर कैपिटा इनकम बढ़ा। उसके बाद कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ लिख दिए यहाँ पे, कैसे हिंदी में ही लिख दिए हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, बेटर चॉइसेस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, चेंज इन सोशल आउटलुक। तो ये सारा पॉइंट आपका इसका हो गया, ये कंप्लीट हो गया, खत्म, ठीक। नाउ बी नंबर हम लोग बात करते हैं अब। नाउ बी नंबर, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। जब बच्चों हम लोग एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो सपोज यदि आपको एग्जांपल ले कंट्रास्ट करने के लिए, सपोज इफ अ पर्सन हु आर हेल्दी एंड सपोज इफ अ पर्सन हु आर अनहेल्दी, हु कैन मोर कंट्रीब्यूट टू द कंट्री, द पर्सन हु आर हेल्दी, ठीक है। जब पर्सन हु आर हेल्दी तो यहाँ पर जो हेल्दी पर्सन है, जो हेल्दी पर्सन है कंट्रीब्यूट मोर इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रीब्यूट मोर इकोनॉमिक ग्रोथ टू द कंट्री एज कंपेयर टू अनहेल्दी पर्सन, एज कंपेयर टू अनहेल्दी पर्सन। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को तीन तरह का, यहाँ पे हम लोग को बच्चों 3 फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर दिखता है, 3 फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर दिखता है। कौन सा 3 फॉर्म्स है, इस ट्रायंगल के रूप में बना लीजिए। 3 तरीका से गवर्नमेंट सरकार जो है हेल्थ एक्सपेंडिचर करती है एक तरह से देखिए तो। पहला रोमन में लिखिएगा, पहला क्यूरेटिव, सेकेंड बता रहे हैं आपको 1 बाय 1 प्रिवेंटिव, और थर्ड सोशल मेडिसिन, थर्ड है आपका सोशल मेडिसिन। क्यूरेटिव मेडिसिन का मतलब क्या हुआ, क्यूरेटिव मेडिसिन का हुआ कि पहले ही क्योर करने का तरीका है ये, मतलब जैसे वैक्सीनेशन ले लिए, ठीक है, मान लीजिए कोविड आया था तो पहले ही उससे बचने के लिए वैक्सीनेशन ले लिए। प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब क्या हुआ, प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब हुआ कि मेडिसिन ड्यूरिंग इलनेस, जब बीमार पड़े तब मेडिसिन लिए। और सोशल मेडिसिन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग स्प्रेड करेंगे अवेयरनेस को, स्प्रेड अवेयरनेस सोशली। क्या अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे, अबाउट
क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एंड सैनिटेशन। तो यहाँ पर क्या है कि ये 3 तरीके का मेडिसिन है, 3 फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर। इससे ज़्यादा आपको हेल्थ में कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, इससे ज़्यादा हेल्थ में आपको कुछ नहीं लिखना है। मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखेगा क्या कि हेल्दी पर्सन कैसे रहेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, जब वह एडिक्वेट फूड लेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे तब ना। तो हेल्दी पर्सन यहाँ पे कैसे रहेगा किसी भी कंट्री में, हेल्दी पर्सन कैसे रहेगा जब वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छा होगा तब ना। हेल्थ फैसिलिटी यदि गुड होगा तब, और यदि हेल्थ फैसिलिटी गुड है उसके साथ साथ एडिक्वेट फूड भी चाहिए उसको, एडिक्वेट फूड भी चाहिए, प्लस न्यूट्रिशनल लेवल भी चाहिए, न्यूट्रिशस फूड भी चाहिए, न्यूट्रिशस फूड भी चाहिए, ठीक है, जिसमें हाईली न्यूट्रिएंट्स रहे। तो यहाँ पर यह हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ में, ठीक। नाउ उसके बाद पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, देन आई विल मूव ऑन टू द थर्ड, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, ठीक है। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, इससे बाहर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि पर्सनल एक एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं, यदि ओवरऑल आएगा तब ऐसे लिखना है, ठीक। Now coming to the third expenditure, expenditure on migration, expenditure on migration। Now माइग्रेशन में क्या होगा, इसमें हम लोग माइग्रेशन में याद रखने का तरीका क्या है कि माइग्रेशन पहले होता क्या है, माइग्रेशन होता क्यों है, होता व्हाट इज वाई माइग्रेशन, और यहाँ पर जो माइग्रेशन होता है वहाँ पे 2 तरीके के लोग जाते हैं और क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, बस यही सारा बात करना है थर्ड में, ठीक है। अभी क्लास में याद कर लीजिए उसको। सी नंबर, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे माइग्रेशन, व्हाट इज माइग्रेशन, वाई माइग्रेशन, कितने टाइप के लोग माइग्रेट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद कॉस्ट क्या इनकर होता है। बस ये 4 पॉइंट पे आपका खेल खत्म है माइग्रेशन का। देखिए यही कीवर्ड कोई नहीं बताता है, लिख तो देंगे सब, पीपीटी तैयार कर देगा, लेकिन क्या की पॉइंट है वो कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है। नाउ माइग्रेशन का मतलब बच्चों क्या होता है, दिस इज ए प्रोसेस in which a person move from one place to another, one place to another, एक प्लेस से अनदर प्लेस, उसको बोलते हैं माइग्रेशन, कॉल्ड माइग्रेशन। नाउ माइग्रेशन क्यों होता है, रीजन्स फॉर माइग्रेशन, रीजन्स, पहला रीजन क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है रूरल एरिया में, इस वजह से रूरल एरिया के लोग भाग रहा है अर्बन एरिया, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। सेकेंड, टू गेट जॉब। थर्ड, वांट हायर सैलरी। अब देखिए माइग्रेशन बेसिकली यहाँ पर वन प्लेस टू अनदर जो लिखे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह रूरल से अर्बन ही होगा, रूरल से अर्बन ही होगा, यहाँ पे कोई अर्बन लोग रूरल नहीं जाएंगे, याद रखिएगा ये पॉइंट। रीजन भी समझ में आ गया। अब 2 तरह के लोग माइग्रेट करते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ पीपल हु माइग्रेट, 2 टाइप्स ऑफ पीपल हु माइग्रेट। कौन वो 2 तरीके के लोग हैं, पहला जो बच्चों जो लोग हैं वो हो सकते हैं स्किल्ड वर्कर हो, स्किल्ड पर्सन हो, और सेकेंड जो है वह अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड। व्हेन वी टॉक अबाउट स्किल्ड तो एग्जांपल जैसे डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, तो ये लोग कहाँ माइग्रेट करेंगे एटसेट्रा, ये लोग कहाँ माइग्रेट करेंगे, अर्बन एरियाज में। क्यों, क्योंकि इनका सैलरी वहाँ पे चाहते हैं ज़्यादा, सैलरी ज़्यादा, और अनस्किल्ड क्योंकि इसको चाहिए जॉब, उसके बाद
उसके बाद हम लोग चौथा बात करेंगे कॉस्ट। चौथा बात करेंगे यहाँ पे माइग्रेशन में हम लोग कॉस्ट। माइग्रेशन इन्वॉल्व कॉस्ट। माइग्रेशन इन्वॉल्व कॉस्ट। कौन कौन सा कॉस्ट बच्चों माइग्रेशन में इन्वॉल्व होता है? सबसे पहले जो हम लोग यहाँ से मान लीजिए दिल्ली गए तो उसका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो होगा ही। उसके बाद जो वहाँ जो हम लोग रहेंगे उसमें जो पैसा लगेगा, ठीक है, वहाँ जो हम लोग रहेंगे बच्चों उसमें जो हम लोगों का लगेगा पैसा। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉस्ट, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉस्ट। उसके बाद साइकिक कॉस्ट। साइकिक कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग मान लीजिए कि अर्बन एरिया गए, ठीक है, रूरल एरिया से अर्बन एरिया गए। जब रूरल एरिया से अर्बन एरिया गए तो वहाँ पे स्ट्रेस भी ज़्यादा है काम का। जब स्ट्रेस ज़्यादा है काम का तो वो भी एक तरीके का कॉस्ट है। लेकिन होता क्या है, जो हम लोग वहाँ पर रिटर्न लेते हैं, जो वहाँ पर हम लोग पैसा कमाते हैं, वो ज़्यादा होता है माइग्रेशन कॉस्ट से। वह ज़्यादा होता है माइग्रेशन कॉस्ट से। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं क्या कि एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन वह गुड है, ठीक है, वह गुड है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी करता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का यहाँ से भी लेन देन है। तो ये बोलते हैं रिटर्न का मतलब वो जो कमाया वहाँ से वह ज़्यादा है माइग्रेशन कॉस्ट से। यहाँ पे टोटल बात हम लोग माइग्रेशन के बारे में बात कर लिए। ये की पॉइंट है, क्या होता है, क्यों होता है, टाइप्स क्या है, कॉस्ट इन्वॉल्व है, बस। इससे अलावा आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं समझना है। नाउ डी नंबर अब बात करेंगे, ठीक है। नाउ हम लोग डी नंबर, एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब यहाँ पर समझिएगा क्या, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर आदमी है जो ITI निकाला है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको मान लीजिए ITI निकाला है तो कुछ फॉर्म निकलते हैं, वैकेंसी निकलते हैं अप्रेंटिस के लिए। जैसे कुछ आदमी अप्रेंटिस के लिए, तो वो क्या हुआ, एक तरह का जॉब का ट्रेनिंग हुआ। जब पर्टिकुलर इफ अ पर्सन हैज़ डिड विथ अप्रेंटिस जॉब, ठीक है, तो क्या होगा, उसको 30 मार्क्स रिडक्शन मिल जाएगा कहाँ, रेलवे में डायरेक्ट। यदि कोई भी वो रेलवे का एग्जाम पास करता है तो उसको 30 मार्क्स बोनस मिल जाता है। तो ये एक तरह का क्या हुआ, जॉब ट्रेनिंग के समय ही जो कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ उसको बोलते हैं जॉब ट्रेनिंग। सेकेंड, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इंटर्नशिप करता है कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, वो एक तरह का क्या हुआ, जॉब में ट्रेनिंग हुआ। तो ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है, व्हाई ट्रेनिंग, तो इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है और ट्रेनिंग का 2 टाइप्स देखेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है और ट्रेनिंग्स के 2 टाइप को देखेंगे, ठीक। ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है, व्हाई, रीजन फॉर ट्रेनिंग। पहला, टू मेक इफिशिएंट यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेस। आपके पास जो मशीनरी है, ठीक है, फिजिकल कैपिटल है, उसका यूज अच्छे से होगा यदि आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा तो, ठीक। टू इंक्रीज द स्किल इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज द स्किल। थर्ड, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को बच्चों यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए। इस वजह से हम लोग यहाँ पे जॉब में हम लोग बच्चों जॉब होने से पहले ट्रेनिंग देते हैं। अब यहाँ पे 2 तरीके का ट्रेनिंग होता है, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। एक ट्रेनिंग जो होता है वो ट्रेनर के अंदर में होता है, ट्रेनिंग अंडर डायरेक्ट ट्रेनर, ट्रेनिंग अंडर ट्रेंड ट्रेनर, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेनिंग हुआ। और एक जो होता है बच्चों ऑफ कैंपस ट्रेनिंग होता है, ऑफ कैंपस ट्रेनिंग होता है, ठीक है, ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। तो एक हो गया ट्रेनिंग अंदर डायरेक्ट ट्रेनर, एक होता है ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। अब यहाँ पर आपको दिमाग में आएगा कि हम लोग तो ट्रेनिंग में जो हम लोग एक्सपेंडिचर दिए तो उससे क्या होगा। तो ट्रेनिंग में जो हम लोग का एक्सपेंडिचर गया सरकार का, उससे आपका स्किल बढ़ा, उससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, फिजिकल कैपिटल का एफिशिएंट यूज होगा, यही तो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, जो कॉस्ट हम लोग का इन्वॉल्व हुआ ट्रेनिंग में, जो कॉस्ट हम लोग का कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो है वह बहुत कम है प्रोडक्टिविटी कॉस्ट से। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, ये कहने का मतलब है, बहुत कम है प्रोडक्शन। हम लोग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं जितना हम लोग खर्च नहीं किए हैं कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग में, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल दिया ना, जैसे पर्टिकुलर एक आदमी है, ठीक है, पर्टिकुलर एक स्टूडेंट था, वो क्या किया, अप्रेंटिस कर लिया, ठीक, तो क्या हुआ, 30 मार्क्स उसको रेलवे के किसी भी एग्जाम में मिल जाएगा।
अब यहाँ पे बोलने का मतलब क्या, अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर आदमी रेलवे के एग्जाम में फुल आ रहा है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उसको पहले किसको ले लेगा, अप्रेंटिस वाले को। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी गवर्नमेंट हैज़ ट्रेन्ड द अप्रेंटिस पर्सन। बात समझ में आ गया, जिसको अप्रेंटिस करवाया है उसको गवर्नमेंट ऑलरेडी ट्रेनिंग दे चुका है 1 साल तक, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं समझाएगा, ठीक है। तो ये क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए इस क्लास में, ठीक। नाउ अब हम लोग का लास्ट है वह क्या है बच्चों, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इंफॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हम लोग ही लिख लेते हैं ई नंबर, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। अब देखिए इसमें लिख लीजिए पॉइंट, हम डिक्टेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पहले समझ लीजिए कि लोग इंफॉर्मेशन में क्यों एक्सपेंडिचर करेंगे, लोग इंफॉर्मेशन में क्यों एक्सपेंडिचर करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि जो पर्सन है वो इन्वेस्ट करता है पैसा कहाँ, तो टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द लेबर मार्केट, एजुकेशनल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर आदमी किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहा है, तो उसको पहले पता लगाना पड़ेगा कि क्या हिसाब किताब है वो इंस्टीट्यूट का। तो उसमें जो ट्रैवलिंग कॉस्ट गया यहाँ से एक इंस्टीट्यूट, घर से जाने में जो इंस्टीट्यूट तक, तो वो भी तो एक तरह का एक्सपेंडिचर हुआ ना, टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। पहला बात। सेकंड बात कि यहाँ पे जब हम लोग एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन करते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि किस पर्टिकुलर जॉब में कितना सैलरी है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में कि सैलरी, वी गेट टू नो अबाउट द सैलरी ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब, क्या सैलरी है, क्या अलाउंसेस हैं, ये बात सेकंड बात। तीसरा, जब हमको एक पर्टिकुलर चीज में बच्चों इंफॉर्मेशन मिल जाएगा तो क्या होगा, तो जो भी मेरे अंदर ह्यूमन कैपिटल है कहाँ पर इन्वेस्ट करना ये पता चल जाएगा। मान लीजिए कि मेरा करंट मजबूत है तो पता चल जाएगा कि हम एनटीपीसी में भर सकते हैं। मान लीजिए मेरा मैथ मजबूत है तो पता चल जाएगा कि सीएचजीएल में भर दो, सीएचएसएल में भर दो, ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर इफिशियंट यूज ऑफ ह्यूमन कैपिटल होगा, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इफिशियंट यूज ऑफ ह्यूमन कैपिटल होगा जब हम इंफॉर्मेशन में एक्सपेंडिचर करेंगे। बात समझ में आया। तो यहाँ पे लिख लीजिए पहला, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स लेबर मार्केट, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लेबर मार्केट, कॉमा एजुकेशनल सेक्टर, कॉमा हेल्थ सेक्टर। 3 बात बोले। यहाँ पे लेबर मार्केट के बारे में पता चलेगा, एजुकेशन के बारे में पता चलेगा और हेल्थ के बारे में पता चलेगा। सेकेंड पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल पीपल वांट टू नो द लेवल ऑफ सैलरीज ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, लेवल ऑफ सैलरीज ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। थर्ड पॉइंट, investment on information resulted into investment on information resulted into make decision regarding the investment in human capital, make decision regarding the investment in human capital, investment in ह्यूमन कैपिटल कि कहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे। ये डिसीजन पता करने का तरीका कब होगा, जब हम इन्वेस्ट करेंगे किसमें बच्चों, एजुकेशन में। जब हम इन्वेस्ट करेंगे बच्चों किसमें, एजुकेशन में, ठीक। देन उसके बाद इसी में लिखना है, इन्वेस्टमेंट इन इंफॉर्मेशन लीड्स टू efficient utilization of acquired ह्यूमन कैपिटल स्टॉक, तो पता चलेगा ना कि मेरे पास जो ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक है कहां पर हम इसको यूटिलाइज करेंगे, ये है कहने का मतलब। बात समझ में आया, ठीक। तो ये हम लोग का टोटल था क्या कि मीनिंग एंड द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सपोज इफ यू हैव क्वेश्चन, ठीक है, किसी भी तरह का आपको इसमें से क्वेश्चन आ जाए तो आप फोकस कीजिएगा एजुकेशन और हेल्थ पर। यदि पर्टिकुलर भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको इतना डिटेल करवा चुका हूं कि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। लिख लीजिए इसको। यदि किसी भी तरह का छोटा बड़ा है तो आप इसको बोर्ड से लिख लीजिए, ठीक। नाउ अब बच्चों हम लोग का जो 4th टॉपिक है वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ।
ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये चैप्टर क्या है, बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर समझने का फेर है। इतना इजी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में बहुत कम ही लोग समझा पाते हैं। डीप नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है ये सब चीज़ में, ठीक है। बुकिश नॉलेज एंड द नॉलेज लिंक टू द प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाउ फोर्थ टॉपिक क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ अभी हम लोग तुरंत बात किए क्या कि ह्यूमन कैपिटल होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, है ना। अभी मैंने बात किया ना कि सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या थे, ये 5 सोर्सेस थे। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, ठीक, लिख लीजिए। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है बच्चों, कि रियल जीडीपी ज़्यादा होगा, यही ना मतलब हुआ, रियल जीडीपी ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होगा। ये पहला क्लास में ही बताए थे, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच का अंतर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जब होगा, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल के वजह से, अभी मैंने क्या कहा कि जब हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन में, ठीक है, हेल्थ में, ठीक है, ट्रेनिंग में, ठीक है, एटसेट्रा, तो ये सारे चीज़ की वजह से क्या होगा, जब हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। मैंने कहा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लेकिन यहां पर एक सपोज क्वेश्चन आ गया कि इंक्रीज इन द ह्यूमन कैपिटल डज नॉट लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, हाउ कैन यू से दैट। यदि सपोज आपको क्वेश्चन आ गया कि इंक्रीज इन द ह्यूमन कैपिटल डज नॉट लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, डज नॉट लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कहेंगे, हाउ। देखिए यहां पे इस पूरे टॉपिक में क्या समझना है, हम पहले बता देते हैं आपको। पहला तो हम बोले क्या कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक। सेकेंड बात में बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, और थर्ड बात में 2 रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जो बताएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, कब होगा, जब ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा। यही बात करना चाहे थे। पहला पॉइंट हम क्या बोले यहां पे, पहला बात बोले कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा जब ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा। सेकेंड बात बोल रहे ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, ह्यूमन कैपिटल के बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। कैसे, तो आपको यहां पर आंसर देना है क्या कि इट इज बिकॉज ड्यू टू मेजरमेंट प्रॉब्लम। अब यहां पर मेजरमेंट प्रॉब्लम के वजह से दिख रहा है, मतलब मेजरमेंट प्रॉब्लम की वजह से दिख रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। सेकेंड, अब यहां पे मेजरमेंट प्रॉब्लम में 2 चीज के बारे में बात करेंगे, एक एजुकेशन के बारे में बात करेंगे और एक हेल्थ के बारे में बात करेंगे, जब एजुकेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जैसे ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो गया, टीचर प्यूपिल रेशियो, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो गया, टीचर प्यूपिल रेशियो, enrollment rate, but it does not reflect the quality of education. It does not reflect the quality of education. बता रहे हैं, रुकिए 1 मिनट, पहले लिख लीजिए। सेकेंड, health is measured in terms of monetary value, like life expectancy, comma, infant mortality rate, but it may not reflect
इट मे नॉट रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ हेल्थ स्टेटस, इट मे नॉट रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ हेल्थ स्टेटस, द क्वालिटी ऑफ हेल्थ स्टेटस। अब यहाँ पे समझिए, मैंने क्या कहा कि ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ होगा तो उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। कैसे? तो बिकॉज ऑफ मेजरमेंट प्रॉब्लम। पहला बात क्या लिखे? मेजरमेंट प्रॉब्लम। सेकेंड बच्चों क्या बोले कि एजुकेशन को हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्कूलिंग, कि एक पर्टिकुलर बच्चा कितने साल तक स्कूल जाता है। मान लीजिए कि किसी भी कंट्री में एक पर्टिकुलर बच्चा स्कूल जाता है 5 साल तक, और किसी एक कंट्री में पर्टिकुलर बच्चा स्कूल जाता है 12 साल तक। ठीक है, मान लेते हैं कोई कंट्री में 5 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग करता है और किसी कंट्री में 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग करता है। लेकिन यहां पर क्या है कि टीचर पीपल रेशियो क्या है यहां पर, लेकिन हो सकता है कि जो कंट्री में 5 ईयर ऑफ स्कूलिंग ही कर ले, लेकिन यहाँ का जो बच्चा है सक्सेस हो जाए और यहाँ का बच्चा सक्सेस भी ना हो, ये भी हो सकता है। इस वजह से लिख रहे डज नॉट रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब टीचर पीपल रेशियो का मतलब क्या हुआ कि मान कितने स्टूडेंट पर कितना एक टीचर है। मान लीजिए कि कहीं 25 स्टूडेंट पर एक टीचर है, कहीं 50 स्टूडेंट पर एक टीचर है, तो ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो कैसे पढ़ा रहा है। कहीं 25 पर ही यदि एक टीचर है तो हो सकता हो कि ये बढ़िया नहीं पढ़ा रहा हो सकता है ये बढ़िया नहीं पढ़ा रहा हो। और जहाँ पर 500 स्टूडेंट भी हो लेकिन एक टीचर हो, लेकिन हो सकता है वो बढ़िया पढ़ा रहा हो और बच्चों का अटेंशन भी बहुत ज़्यादा हो। तो दैट्स व्हाई वी से दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इनरोलमेंट रेट कि कितना बच्चा स्कूल में इनरोल है, ठीक है, कितना बच्चा स्कूल में इनरोलमेंट रेट का मतलब क्या कि एडमिशन कितने बच्चों का, ये सारा चीज नहीं दिखाता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। कि एजुकेशन को यदि मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये टोटली डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है, टीचर कैसे है, टीचर का क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता है। ठीक है, नाउ हेल्थ को किस में मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी यदि किसी कंट्री का ज़्यादा है, मान लीजिए किसी कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया 90, लेकिन वहाँ के पीपल ज़्यादा डिस्ट्रेस में रहते हैं, तो यहाँ पे ये क्वालिटी ऑफ हेल्थ स्टेटस नहीं दिखाता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ स्टेटस नहीं दिखाता। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकता है यदि ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। तो यदि ये क्वेश्चन आ गया तो आपको ऐसे ही लिखना है बस। एक पॉइंट ये मेजरमेंट प्रॉब्लम, दूसरा एजुकेशन, तीसरा हेल्थ मेजर्ड। नाउ अब यदि आपसे पूछेगा कि कैसे हम कह सकते हैं इंडिया में ठीक है, कैसे हम कह सकते हैं इंडिया में यदि इंक्रीज हो रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल यदि इंक्रीज हो रहा है तो उसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ दिखेगा। तो क्वेश्चन यदि आ गया इन इंडिया इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे, हाउ, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हाउ, क्वेश्चन लिख दिया इन इंडिया में। ठीक, तो यहां पर बच्चों आपको क्या लिखना है, यहां पर 2 रिपोर्ट को आपको डायरेक्टली स्टेट करना है। एक रिपोर्ट जो था वो जर्मन बैंक का ड्यूस बैंक था, ठीक है, ड्यूस बैंक, और सेकेंड जो रिपोर्ट था वो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट था, जिस रिपोर्ट का नाम है इंडिया एंड दी नॉलेज इकोनॉमी। ठीक है, एक जर्मन बैंक का रिपोर्ट है, एक वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। दोनों क्या कहता है बस उतना सा लिख दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो यहां पर जब आंसर लिखिएगा तो आपको लिखना है क्या, बिकॉज ऑफ द टू रिपोर्ट्स it can be clearly said that investment in the human capital leads to faster report। कौन 2 रिपोर्ट थे? 2 रिपोर्ट्स, क्लियरली लिखिए 2 रिपोर्ट्स। पहला रिपोर्ट का नाम क्या है? ड्यूट्स बैंक। ठीक है, यह कहाँ का बैंक है? तो बच्चों ये जर्मन का बैंक है। यह कहाँ का बैंक है? तो जर्मन बैंक है, ये जर्मनी का एक बैंक है। इसका रिपोर्ट का नाम क्या था? इसका रिपोर्ट का नाम लिख लीजिए ग्लोबल ग्रोथ कल्चर। नो, यह रिपोर्ट में क्या कहा गया? यह रिपोर्ट में कहा गया बच्चों कि इंडिया जो है वो वन ऑफ द 4 मेजर ग्रोइंग सेंटर ऑफ इकोनॉमी है। ठीक है, इसमें पहला बात क्या कहा गया कि इंडिया जो है वह क्या है, वन ऑफ द 4th मेजर
ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी है। और सेकेंड बात क्या कहा गया, इस रिपोर्ट का बारे में बात कर रहे हैं कि इंडिया जो इमर्ज हो जाएगा 4th मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है, वन ऑफ द 4th मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी। और सेकेंड बात क्या बोला कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, उतना ज़्यादा हम लोग का इंक्रीज इन जीडीपी होगा, इंक्रीज इन जीडीपी होगा। यह बात किसने कहा, किसने कहा, यह बात कहा जर्मन के बैंक ने, जर्मन बैंक कहा। थर्ड क्या कहा, 40% राइज, इंडिया में क्या है बच्चों, 40% राइज इन एवरेज एजुकेशनल लेवल, इन एवरेज ईयर ऑफ एजुकेशन, इन एवरेज ईयर ऑफ एजुकेशन, एवरेज ईयर ऑफ एजुकेशन। तो ये पहला रिपोर्ट था, ठीक है, ये पहला रिपोर्ट था, ठीक। बिकॉज ऑफ 2 रिपोर्ट, पहला रिपोर्ट लिखिएगा ड्यूट्स बैंक, जर्मन बैंक, उसका रिपोर्ट का नाम ग्लोबल ग्रोथ कल्चर। पहला रिपोर्ट में पहला पॉइंट क्या कहा इस रिपोर्ट ने, इंडिया विल बी वन ऑफ द 4th मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी, 4th मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी या सेंटर, ग्रोइंग इकोनॉमी या सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। और सेकेंड क्या कहा, इन्वेस्टमेंट। यदि हम बोल रहे हैं इंग्लिश में ना, यदि आप ये पॉइंट को नहीं लिख रहे हैं तो उसको जब हम बोलते हैं तो लिखते चलिए। सेकेंड पॉइंट क्या कहा, इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू द इंक्रीज इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री। एंड थर्ड पॉइंट इट सेज 40% इंक्रीज इन द एवरेज ईयर ऑफ एजुकेशन, एवरेज ईयर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इन इंडिया, ठीक, इन इंडिया। यहां पर आपका पहला रिपोर्ट हो गया। अब सेकेंड रिपोर्ट क्या था, सेकेंड रिपोर्ट चूंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको पहले इरेज करूंगा, देन सेकेंड रिपोर्ट आपको हम बताएंगे। पहले आप लोग इसको कंप्लीट लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है, कंप्लीट इसको अच्छे से पहले लिख लीजिए। नाउ ठीक है, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, वो क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है। नाउ ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम इस चीज को इजी कर दिए, बुक में पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा कहां से क्या है। नाउ सेकेंड रिपोर्ट, पहला रिपोर्ट तो ये था, सेकेंड लिखिए यहाँ पे, यहीं पे देख लेते हैं। बी, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, ठीक है। रिपोर्ट का नाम क्या है, रिपोर्ट का नाम क्या है, इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी, इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी, इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी। अब यहां पर क्या कह रहा है, इस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में बेसिकली बच्चों कहा जा रहा है, याद रखने का तरीका क्या है, इस रिपोर्ट से ही समझिए कि इंडिया को शिफ्ट होना चाहिए टू द नॉलेज इकोनॉमी, जैसे आयरलैंड शिफ्ट हुआ है। और जब हम लोग नॉलेज इकोनॉमी पर शिफ्ट हो जाएंगे तो मेरा कंट्री का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगा। और वो कितना होगा, तो यहाँ पे एक बात कहा गया है कि $1000 था 2002 में, और 2020 में $3000 हो जाएगा पर कैपिटा इनकम, यहाँ पे ये कहा गया है, ठीक है। तो इंडिया विल शिफ्ट, इंडिया विल शिफ्ट और ट्रांजिशन टू अ नॉलेज इकोनॉमी, कहीं भी कुछ नहीं डटना है, नॉलेज इकोनॉमी। और जब नॉलेज इकोनॉमी ट्रांजिशन होगा तो क्या होगा, एज आयरलैंड डज, एज आयरलैंड डज। तो यदि इफ इंडिया बिकम नॉलेज इकोनॉमी, इफ इंडिया यदि बन जाता है, विल बिकम नॉलेज इकोनॉमी, विल बिकम नॉलेज इकोनॉमी, यदि नॉलेज इकोनॉमी इंडिया बन जाता है तो क्या होगा, तो यहाँ पर कैपिटा जो है इनकम, पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, कहाँ से, तो फ्रॉम $1000 इन 2002 टू कितना, $3000 इन 2020। उसके बाद क्या बोलता है कि इंडिया के पास यह पोटेंशियल है कि वह नॉलेज इकोनॉमी बन सकता है। कैसे पोटेंशियल है, यदि क्वेश्चन आ गया कि कैसे इंडिया नॉलेज इकोनॉमी बन सकता है, सो इंडिया हैज द पोटेंशियल, इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ नॉलेज इकोनॉमी, टू बिकम द नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी। तो इंडिया कैसे बनेगा, तो क्या पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल क्या है बच्चों, तो इंडिया के पास स्किल्ड वर्कर है, स्किल्ड वर्कर है, इंडिया के पास गुड डेमोक्रेसी है,
ठीक है, गुड डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। उसके बाद साइंस भी डाइवर्सिफाइड है, डाइवर्सिफाइड साइंस मतलब लोग साइंस के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ये सारा कारण है कि इंडिया के पास पोटेंशियल है कि वह नॉलेज इकोनॉमी बन सकता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन हुआ कि इन इंडिया इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हाउ, तो आपको सीधा डायरेक्टली 2 रिपोर्ट के बारे में बता देना है, ठीक है, ये 2 रिपोर्ट जो कह रहा है, ठीक। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी बच्चों नहीं करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी बच्चों यहाँ पे नहीं करना है। अब ठीक, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। अभी हम लोग का 4th टॉपिक ही चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन को बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन बात करेंगे। एक, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन कैपिटल का, क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन कैपिटल का, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। और सेकंड, क्या प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल का। 2 क्वेश्चन अभी हम लोग बात करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना हम बोलते जाएंगे उतना आप लोग को लिखते जाना है, बस पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, तब हम लोग दोनों क्वेश्चन को बात करेंगे साथ में, ठीक है। ना अभी हम लोग का यही टॉपिक चल रहा है, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है, सारा बात समझ के लिखिए। 2 रिपोर्ट था, ड्यूइस बैंक था जो कि एक जर्मन बैंक था और एक वर्ल्ड बैंक था, 2 का रिपोर्ट है ना। 2 क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो पहला इसका जो आंसर लिखेगा, इसमें लिखेगा फॉलोइंग आर द रोल, ठीक है, दिस एंड दैट जो लिखते हैं आप लोग। पहला जो रोल है वो है इफिशियंसी ऑफ फिजिकल कैपिटल, इफिशियंसी ऑफ फिजिकल कैपिटल विल इंप्रूव या इंक्रीज। पहले लिख लेते हैं पॉइंट, उसके बाद बताते हैं। सेकेंड, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी या भी बच्चों क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद इनोवेशन इन्वेंशन एंड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। उसके बाद मॉडर्न एटीट्यूड या मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड। उसके बाद लिखिएगा improve the quality of life, improve the quality of life। और उसके बाद लिखिएगा it increases life expectancy, ना वन बाय वन हम लोग बच्चों यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या है। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है कि क्या इंपॉर्टेंस है जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब हुआ तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता क्या है उसका। तो ह्यूमन कैपिटल की वजह से क्या होगा कि फिजिकल कैपिटल जो होगा वो अच्छा से हो जाएगा, फिजिकल कैपिटल का जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगा, फिजिकल कैपिटल का जो इफिशियंसी है वो बच्चों क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब फिजिकल कैपिटल का इफिशियंसी कैसे बढ़ेगा, तो मान लीजिए किसी तरीके का हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें ह्यूमन कैपिटल भी तो चाहिए, कुछ पढ़ा लिखा रहेंगे तब ना उसका अच्छा से प्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे विद द एडिशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे जो फिजिकल कैपिटल का जो इफिशियंसी है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाएगा। अब इसी से लिंक है प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। जो ह्यूमन कैपिटल आएगा किसमें, फिजिकल कैपिटल में, जब फिजिकल कैपिटल के साथ ह्यूमन कैपिटल ऐड होगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। थर्ड,
ह्यूमन कैपिटल जब होगा तो इनोवेशन भी दिखेगा, इन्वेंशन भी दिखेगा और इंप्रूवमेंट भी दिखेगा टेक्नोलॉजी में। मान लीजिए कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी था, कोई आउटडेटेड टेक था, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा, उसके जगह न्यू टेक आएगा, न्यू टेक आएगा। ये न्यू टेक कैसे आया? बिकॉज ऑफ इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन इन ए पर्टिकुलर पर्सन। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि मेंटल आउटलुक मेरा चेंज हो जाएगा। मेंटल आउटलुक जो है वो चेंज हो जाएगा। अब मेंटल आउटलुक कैसे चेंज होगा? तो लोग जब पढ़ा लिखा ज़्यादा हो जाता है तो छोटी छोटी बातों को यहाँ पे कम पकड़ता है। उसके बाद क्या कि बहुत सारी चीज़ें उनको चेंजेस भी, उनके जीवन में चेंजेस भी लाती हैं, ठीक है। उसके बाद इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा जब कोई पर्टिकुलर ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेगा तो। उसके बाद इट इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कैसे? तो हेल्थ में जब हम इन्वेस्ट किए, हेल्थ में जब इन्वेस्ट किए तो बेटर यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी मिला, बेटर हेल्थ फैसिलिटी मिला। जब बेटर हेल्थ फैसिलिटी मिला तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी वो क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। बस इतना सा, ठीक है। ये था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद अब हम लोग को बात करना है क्या प्रॉब्लम्स थी, वो हम लोग समझेंगे। पहले इसको लिख लीजिए। ना प्रॉब्लम्स अब हम लोग बात करेंगे कि क्या समस्याएं हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, प्रॉब्लम इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन HCF ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो पहला जो बच्चों प्रॉब्लम है वह क्या है? इनएफिशिएंट रिसोर्सेस, इनएफिशिएंट रिसोर्सेस। सेकेंड जो प्रॉब्लम है वह है इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंट रिसोर्सेस। सेकेंड क्या? इनएफिशिएंसी। थर्ड है ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन। फोर्थ है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और फिफ्थ है वीक साइंस एंड टेक, वीक साइंस एंड टेक। मतलब जो अच्छाइयाँ था उसको हम लोग पलट दो, सिर्फ वहाँ पे था इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, यहाँ वीक साइंस एंड टेक। तो ये सारा पॉइंट आपको लिखना है। क्या अब यहाँ पे देखिए वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। इनएफिशिएंट रिसोर्स का मतलब क्या हुआ कि जितना हमको रिसोर्स चाहिए, जितना हमको बच्चों रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्स कम है टू मेक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। रिसोर्स क्या है बच्चों? कम है। तो रिसोर्स कम है तो रिसोर्स हम लोग के पास एडिक्वेट नहीं है, रिसोर्सेज क्या इनएडिक्वेट है। सेकंड इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी का मतलब क्या है? इनएफिशिएंसी का मतलब है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर आदमी वो ग्रेजुएट लेवल का है, ठीक है, वो क्या है? ग्रेजुएट है, लेकिन वह ग्रेजुएट होने के बाद भी वह जॉब कर रहा है। किसका? तो जॉब कर रहा है, मान लीजिए बहुत छोटा जॉब कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए वह ऐसे समझिए कि कोई पर्टिकुलर आदमी जो MBBS है, ठीक है, वह जॉब कर रहा है किसका? तो कंपाउंडर का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ये क्या शो कर रहा है? इनएफिशिएंसी शो कर रहा है। यहाँ पर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज शो कर रहा है कि हम जो रिसोर्स उसके ऊपर खर्च किए वो वेस्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इट शोज अंडर एम्प्लॉयमेंट, इट शोज अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट शो कर रहा है। बस इतना सा लिखना है। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन में लिख लीजिएगा, इट रेफर्स टू अ प्रोसेस, इट रेफर्स टू अ प्रोसेस इन विच a particular person attain educational status from one particular country. It is a process in which a particular person attains educational status from one country and providing services in another country, and providing services in another country। मतलब क्या? कोई पर्टिकुलर आदमी ए इंडिया में पढ़ा और वो अपना सर्विस कहाँ दे रहा है? बी कंट्री में दे रहा है। तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पर जो रिसोर्सेज उसके लिए खर्च किए गए वो तो रिसोर्स वेस्टेज चले गए। दिस रिजल्ट्स इनटू द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। बात समझ में आया? तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है ये। और फोर्थ प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास रिसोर्स तो लिमिटेड ही ना है, मेरे पास रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। अब यदि पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, यदि बच्चों पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो पर हेड
तो यहाँ पर क्या होगा, जो पर हेड अवेलेबिलिटी है, जो पर हेड अवेलेबिलिटी है वह कम हो जाएगा, जो पर हेड अवेलेबिलिटी है वह कम हो जाएगा। जब बच्चों पर हेड अवेलेबिलिटी हो जाएगा तो उससे क्या होगा, पर हेड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा, तो हम लोग फिर कहेंगे कि रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं हो सका, क्योंकि कंट्री इंडिया जो है 150 अनऑफिशियली इट हैज़ क्रॉस दी 150 मिलियन, ठीक है, 150 करोड़, सॉरी 150 करोड़ से पार हो चुका है, तो पर हेड अवेलेबिलिटी तो बच्चों घटेगा है, ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक भी बहुत ज़्यादा वीक है। साइंस एंड टेक भी क्या है, यहाँ पे लिखेगा साइंस एंड टेक जो है अनसेटिस्फैक्ट्री है। साइंस एंड टेक जब तक अनसेटिस्फैक्ट्री रहेगा तो यहाँ प्रॉब्लम होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। तो ये पांचों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है और सब में हम कुछ ना कुछ लिखवा दिए आपको, ठीक है, कि आप आराम से इलाबोरेट कर सकते हैं, ठीक। और ये अपने से भी कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि मैं जितना बोल दिया इनफ है, उससे ज़्यादा आपको कहीं भी नहीं देखना है फॉर बीपीएससी के लिए भी, ठीक है। नाउ अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है क्या, स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए यदि किसी भी तरह का छोटा है, देन आई इरेज द बोर्ड। तब हम लोग बात करेंगे क्यों सरकार जो है वो इंटरवीन करता है, क्यों गवर्नमेंट इंटरवीन इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। Now we are moving on to the fifth topic. We are moving on to the fifth topic, that is फिफ्थ टॉपिक क्या है, स्टेट इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत ईजी टॉपिक है, यहाँ पे बुक से पढ़िएगा तो आपको फिर टेढ़ा मोड़ा लगेगा, पढ़ने में समझ में थोड़ा कम आएगा। यहाँ पे क्लियर समझ लीजिए, स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इससे आपको इस टॉपिक से डायरेक्ट सवाल आएगा कि क्यों सरकार इंटरवीन करती है, व्हाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशनल एंड हेल्थ सेक्टर, व्हाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन, व्हाई देयर इज नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, बेसिकली एजुकेशन में एंड हेल्थ में सरकार क्यों आती है, एंड हेल्थ में सरकार क्यों आती है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। तो बच्चों आपको पहला पॉइंट समझना क्या है कि एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी जारी है। मतलब क्या, एजुकेशन में देखें तो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में देखें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं एंड प्राइवेट क्लिनिक्स भी हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट क्लिनिक्स भी हैं। तो पहला बात, लेकिन व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना इस वजह से जरूरी हुआ क्योंकि जब एक्सपेंडिचर, तो यहां पर लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखिएगा, इन हेल्थ एंड एजुकेशन, इन हेल्थ एंड एजुकेशन बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर आर देयर, both public sector and private sector are there, ठीक। बट क्यों जरूरी है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो यहां से अब आपका आंसर चालू होगा। सबसे पहला, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, जब सरकार एक्सपेंडिचर करती है हेल्थ और एजुकेशन पर तो मेक सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, यह एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देता है लोगों के ऊपर, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, एंड इट कैन नॉट बी इजिली रिवर्स, और इसको हम लोग तुरंत में उल्टा भी नहीं कर सकती है सरकार, ठीक, तुरंत में इसको बदल भी नहीं कर सकती है सरकार। इसका मतलब क्या कि सब्सटेंशियल इंपैक्ट, इसका मतलब किसको इंपैक्ट कर रहा है, या लोगों को इंपैक्ट कर रहा है, ठीक। अब देखिए सरकार क्यों इंटरवीन की, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देने के लिए। सेकंड, सरकार कंज्यूमर को बचाने के लिए भी यहां पर टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर इंटरवीन की, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर और बेसिकली पुअर पीपल, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर बेसिकली पुअर पीपल हु गेट
exploited, who get exploited by paying high charges, by paying high charges या फीस। ठीक है, इसको ये बचाने के लिए सरकार इंटरवीन की। यदि सरकार नहीं रहती तो वो पब्लिक जो है, जो प्राइवेट, यहाँ पे हु गेट एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइट कौन करेगा? प्राइवेट। उसके बाद इफ गवर्नमेंट सेक्टर वाज नॉट देयर, इफ गवर्नमेंट सेक्टर वाज नॉट देयर तो क्या होता? देयर विल बी द मोनोपोली, देयर विल बी द मोनोपोली, मोनोपोली होगा। इसके पहले क्या लिखे? एक्सप्लॉइटेशन होगा, उसके बाद मोनोपोली होगा ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का बच्चों क्या होगा? मोनोपोली होगा। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मोनोपोली होगा, यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन होगा। ये सब की वर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, ये सब की वर्ड्स हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है बहुत सारा रेगुलेटिंग अथॉरिटी बनाई है। गवर्नमेंट मेड रेगुलेटिंग अथॉरिटी सरकार बनाई है। जैसे लाइक जैसे इसको ऐसे डॉट देके लिखते चलिए, NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, जो NCERT बुक आप लोग भी पढ़ते हैं, ठीक, वो NCERT है। उसके बाद UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो ये क्या है? जैसे आप लोग DU जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो वहाँ पे UGC का सारा गाइडलाइन जारी होता है। अभी UGC के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी था जनवरी के मंथ में। ठीक है, चांसलर के अपॉइंटमेंट को लेकर के ये गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन कर रही है कि UGC इंडिपेंडेंट खुद होगा। तो UGC भी एक बॉडी है एजुकेशन से रिलेटेड। उसके बाद AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, फिर एक हेल्थ से रिलेटेड है ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, तो बच्चों यहाँ पर जो ये तीन है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है बॉडी, और ये जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है। ICMR वो हेल्थ से रिलेटेड है। उसके बाद सरकार क्यों इंटरवीन की? सरकार यहाँ पे प्रोवाइड करती है, 6 पॉइंट लिखे हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड क्या? फ्री हेल्थ सर्विसेज एंड फ्री एजुकेशनल सर्विसेज किसको? टू बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली, टू BPL फैमिली। BPL का फुल फॉर्म क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के जो नीचे है उसको प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपका कंप्लीट भी हो गया पूरा टॉपिक, स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और अगले टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे एजुकेशन। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, सरकार यहाँ पे पहला तो दोनों सेक्टर, पब्लिक भी है प्राइवेट भी है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखना है आपको? कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालने के लिए। थर्ड क्या? एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए, मोनोपोली से बचाने के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट बहुत सारा रेगुलेटिंग अथॉरिटी बनाई है। ठीक है, जैसे ये सब नाम याद कर लीजिएगा, 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। NCERT, UGC, AICTC, ठीक है, ICMR, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। उसके बाद गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री हेल्थ सर्विसेज और फ्री एजुकेशनल सर्विसेज, ठीक है, टू BPL फैमिली। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, लिख लीजिए। नाउ अब हम लोग वी आर कमिंग टू द लास्ट लेग ऑफ द क्लास। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग लास्ट लेग के ओर बढ़ते जा रहे हैं। नाउ कमिंग टू द एजुकेशनल सेक्टर। ठीक है, जब हम लोग एजुकेशनल सेक्टर में बात करेंगे, क्या बात करते हैं? कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वो देखेंगे, अचीवमेंट क्या है उसको देखेंगे, और लास्टली हम लोग का जो टॉपिक हो वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। नाउ
जो हम लोग का बच्चों 6th टॉपिक जो होगा, जो हम लोग का बच्चों 6th टॉपिक जो होगा वो होगा क्या, एजुकेशनल सेक्टर। 6th टॉपिक एजुकेशनल सेक्टर। अब ये एजुकेशनल सेक्टर में हम लोग इसके साथ साथ क्या क्या पढ़ेंगे, पहले देखिए इसमें पढ़ेंगे क्या, समझ लीजिए। यहाँ पर समझेंगे सरकार का एक्सपेंडिचर, सरकार कितना खर्च कर रही है, ठीक है, 2 वेज में, 2 वेज, 2 तरीके से खर्च करती है, तरीका है सिर्फ खर्च करने का 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, और एजुकेशनल अचीवमेंट भी देखेंगे, और एजुकेशनल अचीवमेंट भी देखेंगे, एजुकेशनल अचीवमेंट भी देखेंगे। एक्सपेंडिचर, EXP का मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सप्लेनेशन नहीं, इस पूरे चैप्टर में EXP जहां जहां लिखे हैं उसका मतलब एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं, तो एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पर सरकार जो करती है 2 वेज से, 2 वेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, 2 वेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ठीक है, 2 तरीका है, ठीक है, 2 तरीका है। जो बच्चों पहला तरीका है उसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और सेकेंड है परसेंटेज ऑफ टोटल GDP, परसेंटेज ऑफ टोटल GDP, या परसेंटेज ऑफ GDP सिर्फ लिखिए, परसेंटेज ऑफ GDP, टोटल एक्सपेंडिचर और GDP। अब सरकार मतलब 100 रुपया में कितना रुपया खर्च करती है एजुकेशन पे, और GDP में कितना रुपया खर्च करती है। 100 का यदि GDP हम लोग का तो कितना खर्च करती है। तो देखिए इसमें यदि बात करें, तो इसमें यदि बात करें 1950 से, ठीक है, यदि हम लोग 1952 का देखें तो सरकार खर्च करती थी 8%। यदि 2014 का देखें तो सरकार खर्च करती है 16%, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट हम यहाँ पे राउंड ऑफ करके बताएं, वहाँ पे 7.9 था इस तरह से, और यहाँ पे 15.8 था, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे राउंड अप कर दिए। उसके बाद 1952 में बच्चों 1952 में गवर्नमेंट खर्च करती थी 0.64% GDP, और 2014 में कितना 4.13%, ठीक, 13%। तो यहाँ पर क्या है कि GDP जो है अभी भी यहाँ पर कम है, GDP परसेंट अभी भी यहाँ पे कम है। होना चाहिए कितना, होना चाहिए एजुकेशन कमीशन के हिसाब से 6% आउट ऑफ द GDP, ठीक है। पहला बात एक्सपेंडिचर समझ में आया, सरकार कितना खर्च कर रही है। सेकेंड पॉइंट, गवर्नमेंट जो है एलिमेंट्री एजुकेशन पर ज़्यादा खर्च कर रही है, हायर एजुकेशन पर कम खर्च कर रही है, ठीक है। एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन पर ज़्यादा खर्च कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या हुआ, क्लास 5th तक, क्लास 5th तक, और हायर एजुकेशन का मतलब क्या हुआ, आफ्टर 12th, आफ्टर 12th, जैसे कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गया, इस पर सरकार कम खर्च कर रही है, इस पर सरकार कम खर्च कर रही है। यदि हम लोग बच्चों स्टेट वाइज देखें, यदि हम लोग स्टेट वाइज देखें तो एक स्टेट है यहाँ पर दिया हुआ हिमाचल प्रदेश, हमारे बुक में दिया हुआ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है बच्चों वो लमसम 34,651 रुपया खर्च करती है पर कैपिटा, पर कैपिटा, ठीक है, एक आदमी पर, एक स्टूडेंट पर, ठीक है, ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। और यदि वहीं हम बिहार को देखें, यदि वहीं हम अपने बिहार को देखें तो वो मात्र ₹4088, ठीक है, पर कैपिटा, वो भी किसके ऊपर, एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर। तो ये हम लोग का कुछ यहाँ पे यह हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, यह तो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉइंट्स हो गए, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों वो है क्या, एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन कमीशन। और ये एजुकेशन कमीशन की स्थापना कब हुई थी, ये एजुकेशन कमीशन की स्थापना 1964
में हुई थी और 66 तक चला था, 1964 टू 1966। अब ये एजुकेशन क्या कहा था, ये एजुकेशन कहा था क्या कि 6% जीडीपी होना चाहिए स्पेंट ऑन एजुकेशन, 6% ऑफ जीडीपी मस्ट बी स्पेंट ऑन एजुकेशन, मस्ट बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। आपसे यदि कोई क्वेश्चन कर दिया कि किस कमीशन ने कहा था यह बात कि 6% जीडीपी स्पेंड होना चाहिए एजुकेशन पर, तो यह कहा था एजुकेशन कमीशन ने। कौन कहा था? एजुकेशन कमीशन ने। सेकंड है, एक कमेटी है तपस मजूमदार कमेटी, तपस मजूमदार कमेटी। अब यह क्या है तपस मजूमदार कमेटी? तपस मजूमदार कमेटी 1998 में आया था, 1998 में आया था। यह क्या किया था? यह बताया था कि 1.37 लाख करोड़, 1.37 लाख करोड़ वह सरकार इन्वेस्ट की है एजुकेशन के ऊपर, वो सरकार इन्वेस्ट की है एजुकेशन के ऊपर, ताकि 6 से लेके 14 साल तक जितने ये बच्चे हैं, ताकि 6 से लेके 14 साल तक जितने ये बच्चे हैं वो क्या हो जाए, वह कम्स अंडर द परव्यू ऑफ स्कूल, कम्स अंडर द परव्यू ऑफ स्कूल, कम्स अंडर द परव्यू ऑफ स्कूल, मतलब ताकि वह स्कूल के अंदर आ जाए, मतलब स्कूल में उसका एनरोलमेंट हो जाए। ये एक्सपेंडिचर की थी सरकार, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट में? ये साहब से 1 मार्कर में पूछ सकता है, इसीलिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखाते हैं। थर्ड पॉइंट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, याद रखिएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था बच्चों। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहा? देखिए, पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था डीपीएसपी में था, ठीक है। पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या था? डीपीएसपी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन बाद में यह फंडामेंटल राइट बन गया, बाद में यह फंडामेंटल राइट बन गया कि क्या 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना जरूरी है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन given to the age group of 6 to 14 years of age, 6 to 14 years, ठीक है। एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years ये देना बहुत जरूरी है। पहले डीपीएसपी था, आप समझिए, ये पॉलिटी का टर्म है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब क्या है? यह डायरेक्शन देता है स्टेट को कि आपको यह चीज अपनाना है तो अपनाइए, यदि नहीं अपनाना है तो नहीं अपनाइए। तो सरकार देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले कुछ चीज को गवर्नमेंट डायरेक्टली फंडामेंटल राइट में नहीं लाई। यदि फंडामेंटल राइट में लाती तो लोग डायरेक्ट कोर्ट पहुंचते यदि उसका वायलेशन होता फंडामेंटल राइट का। लेकिन डीपीएसपी को डीपीएसपी में इस वजह से रखा गया क्योंकि आपका वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड है, उसको अडॉप्ट करना है करो, यदि नहीं करना है तो नहीं करो। तो बाद में जाकर के 2009 में इसको एक तरह का एक्ट बना दिया गया और फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया, ठीक। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है आपसे पूछेगा, एजुकेशनल सेस कितना है? एजुकेशनल सेस जो यहाँ बच्चों 2% है, और ये जो 2% एजुकेशनल सेस है वो किसके ऊपर सरकार बोली स्पेंड करेंगे? ये स्पेंट ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। सरकार बोलती है कि इसको हम लोग स्पेंड करेंगे किसमें? एलिमेंट्री एजुकेशन पर, एलिमेंट्री एजुकेशन पर, ठीक, एलिमेंट्री एजुकेशन पर। तो यहाँ पे आपको टोटल बात समझ में आ गया। अब आपसे यदि कोई पूछेगा कि एजुकेशनल अचीवमेंट क्या था, यदि आपसे पूछेगा कि एजुकेशनल अचीवमेंट क्या था, यही ना तीसरा पॉइंट हम लोग को यही ना बात करना है, एजुकेशनल अचीवमेंट। एजुकेशनल अचीवमेंट में कुछ नहीं था, यहां पे देख लीजिए छोटा ऐसा है, एजुकेशनल अचीवमेंट। एजुकेशनल अचीवमेंट में सबसे पहला पॉइंट आप लिखिएगा क्या कि एडल्ट लिटरेसी रेट बढ़ा, एडल्ट लिटरेसी रेट बढ़ा। एडल्ट लिटरेसी रेट का मतलब क्या हो बच्चों? 15 से प्लस साल तक के बच्चे जो है वो लिटरेट हुए। सेकंड, यूथ लिटरेसी रेट बढ़ा, यूथ लिटरेसी रेट बढ़ा। यहाँ पे कितना? 15 से लेके 24 साल तक के बच्चे, यहाँ पे कितना? 15 से 24 ईयर साल के बच्चे, यहाँ पर भी बढ़ा। लेकिन यूथ लिटरेसी में मेल का संख्या ज़्यादा है फीमेल से, मतलब यहाँ पे याद रखने का क्या है, दोनों का बढ़ा है, मेल भी बढ़ा है फीमेल भी बढ़ा। यहाँ पे कंट्रास्ट करके बताया गया कि अलग अलग ईयर 1990, एक टेबल दिया हुआ उसको एक बार देख लीजिएगा, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 1990 से लेके 2014 के बीच के कंपैरिजन दिया हुआ। यहाँ पर तो क्या एडल्ट लिटरेसी रेट बढ़ा दोनों में, यहाँ पर यूथ लिटरेसी रेट, एडल्ट लिटरेसी का मतलब है 15 से प्लस,
ठीक। यूथ लिटरेसी 15 से 24, यहाँ पर मेल का संख्या ज़्यादा है, फीमेल कम है। और तीसरा जो है बच्चों वह क्या है, तीसरा सी नंबर जो है वह क्या है, प्राइमरी कंप्लीशन रेट। प्राइमरी कंप्लीशन रेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर कि प्राइमरी क्लास तक लास्ट ईयर में, मतलब कहने का मतलब क्या कि यह शो करता है कि लास्ट ईयर तक कितने लोग हैं, ये लड़के हैं जो स्कूल ख़त्म किए प्राइमरी लेवल तक का। तो यहाँ पर क्या है कि फीमेल का संख्या ज़्यादा है, फीमेल का संख्या ज़्यादा है, मेल का संख्या यहाँ पे कम है। मतलब यहाँ पर फीमेल लोग जो है ज़्यादातर प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन तक यहाँ पर एजुकेशनल लेवल अटेन की है, ये दिखाता है। तो एजुकेशनल अचीवमेंट भी उतना कोई ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि फीमेल का अभी भी संख्या, फीमेल में एजुकेशनल स्टेटस का कमी अभी भी है, जो हम लोग अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, जो हम लोग का लास्ट टॉपिक है, उसमें बात करेंगे। एजुकेशनल अचीवमेंट में बस इतना, एडल्ट लिटरेसी रेट बढ़ा, यह भी इंक्रीज हुआ लेकिन मेल का ज़्यादा हुआ, यह भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है लेकिन फीमेल का ज़्यादा है, बस इतना सा याद रखना है आपको, ठीक है। फीमेल ग्रेटर देन मेल, ठीक, बस। नाउ अब जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, अब जो हम लोग वेट अ मिनट, अब जो हम लोग बात करेंगे वह बात क्या करेंगे, वह बात करेंगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। वो क्या बात करेंगे बच्चों, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, कि आगे फ्यूचर में क्या एजुकेशन सेक्टर का प्रोस्पेक्ट्स है, ठीक है। बस इसको 3 पॉइंट्स में हम लोग करेंगे, बात कंप्लीट हो जाएगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, हेडिंग डाल लीजिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, नाउ 7th टॉपिक है हम लोग का, लास्ट है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। अब यहां पर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में बच्चों हम लोग 3 चीज के ऊपर बात करेंगे। कितना चीज के ऊपर, 3 चीज, A, B, C। पहला बात करेंगे कि एजुकेशन जो है, ठीक है, एजुकेशन जो है अभी भी बहुत लोगों के लिए ड्रीम है। एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ ड्रीम, स्टिल अ ड्रीम। अभी भी बहुत लोगों के लिए एजुकेशन क्या बच्चों, ड्रीम है, ठीक है। सेकंड, जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्विटी, मेल और फीमेल के बीच जेंडर क्या है, मेल और फीमेल के बीच का क्या डिफरेंसेस हैं। और थर्ड बात करेंगे हायर एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है, हायर एजुकेशन में क्या समस्या है, हायर एजुकेशन में। तो 1 बाय 1 हम लोग बात करते हैं। पहला बात करते हैं एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल। यहां पे बच्चों क्या बोलता है पॉइंट, यहां पर बोलता है क्या, यह बात कहना सही है कि हम लोग का लिटरेसी रेट कंट्री में बढ़ा है, लेकिन यह बात भी कहना सही नहीं है कि इलिटरेसी रेट घटा है। अभी भी जो नंबर ऑफ इलिटरेट्स हैं वह भी उतना ही है जितना 1950s के समय में था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लिटरेसी रेट बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, बट एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स वह अभी भी इज सेम एज इट वाज इन 1950, इट वाज इन 1950। तो इस वजह से हम लोग, गवर्नमेंट जो है एजुकेशन पर फोकस कर रही है, जैसे बाय इनेक्टिंग लॉज, गवर्नमेंट इनेक्टिंग लॉज, जैसे लाइक राइट टू एजुकेशन, RTE, ठीक है, जो 2009 में आया था, अभी तुरंत बताए। लेकिन अभी ये क्या है, RTE इज अ फंडामेंटल राइट, सबको मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। बट अर्लियर क्या था, अभी है, अर्लियर क्या था ये, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक। यहां पे है स्टिल अ ड्रीम। सेकेंड पॉइंट, जेंडर इक्विटी। अब यहां पर इक्विटी का मतलब क्या हुआ कि जितना, देखो इक्वलिटी और इक्विटी का मतलब पहले ही बता चुके हैं, सेकंड क्लास, ठीक है, याद कीजिए। इक्वलिटी का मतलब होता है क्या कि सबको समान भाव से चीजें बांटना,
थिंग्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, दैट इज नोन इक्वालिटी। इक्विटी का मतलब क्या हुआ कि जितना रिक्वायरमेंट हो अ पर्सन, द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन, उसके हिसाब से हम उसको उतना ही देंगे। तो यहां पे कहा गया क्या, जो डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल, यह तो कम हुआ है, यह तो ऑब्वियस बात है कि कम हुआ है, लेकिन अभी भी वुमेन एजुकेशन नीडेड, वुमेन एजुकेशन बच्चों जरूरी है, नीड। क्यों नीड है? पहला बात, टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ताकि वह इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सके, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। टू इम्प्रूव द सोशल स्टेटस, टू इम्प्रूव द सोशल स्टेटस। और थर्ड, टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस, टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस। अब यहाँ पर हेल्थ स्टेटस का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे बहुत सारा लैक ऑफ एजुकेशन के वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन अमंग द वीमेन ऑल्सो, ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन अमंग द वीमेन। तो इस वजह से हेल्थ स्टेटस बढ़ेगा, सोशल स्टेटस बढ़ेगा और इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ेगा। तो तीनों है, हेल्थ, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक। नाउ उसके बाद जेंडर इक्वलिटी में जैसे गवर्नमेंट बहुत सारा, जैसे गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सो मैनी प्रोग्राम्स फॉर वुमेन, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट लॉन्च इन 2015 दैट इज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोग्राम। व्हाट सेड गवर्नमेंट इन दिस प्रोग्राम? तो सबसे पहला गवर्नमेंट यहाँ क्या बोली कि प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू गर्ल चाइल्ड, प्रोवाइड एजुकेशन, इस वर्ड से ही समझ में आया, प्रोवाइड एजुकेशन टू गर्ल चाइल्ड। उसके बाद बचाओ, मतलब पढ़ाओ तो हो गया एजुकेशन, बचाओ का मतलब कि प्रिवेंट दी जेंडर बाइज्ड, प्रिवेंट दी जेंडर बाइज्ड, ठीक है, प्रिवेंट दी जेंडर बाइज्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन या एबॉर्शन, ठीक है, कि मेल गर्ल का मेल का प्रेफरेंस और फीमेल का प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो ये सारा आपको लिख सकते हैं पॉइंट्स, उसमें ये भी लिख सकते हैं कि इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ठीक है, उसके पास भी ये जीने का अधिकार है, ठीक है। तो यह प्रोग्राम जैसे गवर्नमेंट लाती है ताकि जेंडर इक्विटी मेंटेन रहे, ठीक है। और थर्ड जो है वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे कि हम लोग को ध्यान देना चाहिए, दैट इज द हायर एजुकेशन, दैट इज द हायर एजुकेशन, ठीक है, दैट इज द हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन में क्या समस्या है बच्चों, जो कि पिरामिड के एकदम हाईएस्ट पे आती है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ना, यहाँ पे क्लास, तो यहाँ पे ये आता है हायर एजुकेशन, यहाँ पे है बच्चों हायर एजुकेशन, यहाँ पे हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर समस्या क्या है? यहाँ पर समस्या यह है, यदि हम NSSO का डेटा देखें, अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग को क्या दिखता है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है, या एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है, ठीक है, एमंग हायर एजुकेशन, या एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट इन हायर एजुकेशन लिखिए, इन हायर एजुकेशन। क्या दिखता है आपको आंकड़ा? तो पहला आंकड़ा बच्चों दिखता क्या है? पहला आंकड़ा दिखता है यहाँ पे कि रूरल एरिया में यदि रूरल एरिया में देखें, यदि हम अर्बन एरिया में देखें, ठीक है, तो रूरल एरिया में हायर एजुकेशन जो मतलब जो PhD किए हुए हैं, जो कॉलेजेस से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, रूरल एरिया में दिखता है कितना? 19%। अर्बन एरिया में कितना दिखता है लोगों का? 16%। और यदि रूरल एरिया में रूरल विमेन को देखें तो ये पर्टिकुलर दिखता है कितना? 30%। तो यहाँ पे ये डेटा आपको शो करता है क्या, ये कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कहाँ? इन द
रूरल एंड अर्बन एरिया ऑफ द अमंग द हायर एजुकेटेड पीपल, ठीक है, हायर एजुकेटेड पीपल। और सेकेंड बात आपको क्या लिखना है, इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इन एलिमेंट्री एजुकेशनल लेवल, यहां पर क्या है, यहां पर मात्र और मात्र 3 से लेके 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इन 3 से लेके 6% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मात्र और मात्र 3 से लेके 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन बोथ रूरल प्लस अर्बन। अब आपसे एक क्वेश्चन आना चाहिए कि रूरल में हायर एजुकेशन में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, बट उसके बाद यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन में इतना कम अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? तो इसका साफ रीजन है बच्चों कि यह वही सब जॉब करेगा जो उसके प्रेफरेंस का होगा, जो उसको सुटेबल करेगा, बिकॉज सोशल स्टिग्मा इज द मेन थिंग दैट हैम्पर्स टू गेट अ जॉब, ठीक है, जो उसको दिक्कत देता है, प्रोवाइडिंग करता है जॉब लेने में। बट यहाँ पर जो नॉर्मली पढ़े लिखे 4-5 तक, वो कोई भी जॉब करने के लिए रेडी हो जाएंगे। दैट्स वाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हायर वेयर देयर इज ए मोर एजुकेशन, जस्ट एज केरला हैज, ठीक है, जैसे केरला के पास है। तो यहाँ पर जा करके बच्चों हम लोगों का चैप्टर का द एंड हो जाता है। इसके बाद आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद अब जो हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम लोग का रहेगा रूरल डेवलपमेंट। उसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होता है, ठीक है, और कैसे कैसे हम लोग को वहाँ पर गवर्नमेंट सरकार लोन देती है रूरल एरियाज़ में। और उसके बाद हम लोग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप सब के बारे में बात करेंगे, ठीक। उसके बाद आप लोग, हो सकता हो मेरा लेक्चर थोड़ा लेंदी रहता हो, ठीक है, लेंदी रहता है लेकिन आपको फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन से भरा रहता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। टाइम ड्यूरेशन नहीं देखा कीजिए, क्योंकि मेरा आदत ही है लिख लिख के पढ़ाना, ठीक है। यदि हम पीपीटी, चूंकि मेरे पास तो व्यवस्था भी है नहीं पीपीटी, यदि हम मान लीजिए लिख भी देते हैं, यहाँ पर नहीं भी लिखते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टली फोटो लगा देते हैं और यहाँ पे हम इसको बोल के समझा दें, डेट इज़ नॉट गेट इट, ठीक है, वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जो लिख करके याद होता है वो आपको बेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे की पॉइंट पे हाईलाइट करते हैं, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए जिसको इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वन बोर्ड के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक। दैट्स ऑल, थैंक यू।